दोस्तों, एक कहावत है कि हाथी वैसे तो धरती के सबसे बलवान जीव में गिना जाता है, लेकिन उसकी सूंड के अंदर चींटी घुस जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ा कर देती है। हाथी की सूंड में हजारों तंत्रिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नर्व एंडिंग्स कहते हैं। हाथी को बहुत तेज दर्द होता है और खुजली होती है। वह बेचैन हो जाता है। अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान चींटी तो नहीं है, अच्छा खासा मजबूत देश है, लेकिन दोनों के मुकाबले कमजोर जरूर है। हाँ, इतना भी नहीं कि वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ सके, मगर उसने सूंड में चींटी के घुसने वाला काम तो कर ही दिया है। इस काम को आज हम 3 तरह से समझेंगे। पहला है ईरान का जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, और दूसरा हॉर्मुज में उसके टॉर्पीडो बोट्स और बाकी तैयारी, और तीसरा पर्शियन गल्फ से गुजरने वाली दुनिया की इंटरनेट लाइन या केबल्स। और ये तीनों के ऊपर उसकी पकड़ है। पहले वाला ईरान की 20-25 साल की तैयारी का नतीजा है, अंडरग्राउंड सिटीज। लेकिन दूसरा और तीसरा ईरान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का ईरान को फायदा है। और गजब का है, इन तीनों ने अमेरिका और इसराइल के होश ठिकाने लगा दिए। ये 3 बड़े हथियार हैं, और उन दोनों देशों को लगने लगा है कि यह लेने के देने पड़ गए। चौबे गए छब्बे होने, डूबे होकर आ गए। ये गले की हड्डी बन गया है अमेरिका और इजराइल के लिए, या फिर यूं कहिए कि जान का जंजाल बन गया है। अब जरा बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। ईरान का एक शहर है जो अब आपके सामने नक्शे पर है। इसका नाम है यज़्द। इसके दक्षिण में ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, और पहाड़ों के नीचे बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पूरा अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम बना हुआ है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उसी अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम की हैं। इस सिस्टम में ऑटोमेटिक रेल चलती हैं, जो मिसाइल, वॉरहेड और लॉन्चर इनको असेंबल हॉल तक ले जाती हैं। असेंबलिंग होती है, फिर वहां से स्टोरेज तक, ताकि मिसाइलों का जखीरा जमा किया जा सके। और फिर पहाड़ के अलग अलग जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, दरवाजे बाहर निकलने के, वहां तक मिसाइलें लेकर के वही ट्रेनें जाती हैं। ये बंदोबस्त सिर्फ यज़्द में नहीं है, बल्कि ईरान के कई और हिस्सों में भी ईरान ने किया है। ये जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि 3 से 10 हो सकते हैं, और ये लगभग 500 मीटर की गहराई में बने हुए हैं। लॉन्चर रेल के जरिए बाहर आता है, मिसाइल दागता है और फिर तुरंत पहाड़ के नीचे चला जाता है। इससे होता यह है कि दुश्मन के विमान जवाबी हमला जब तक करें या सोचें, तब तक वो अंदर हो नहीं पाता है। यह पूरा सिस्टम पिछले 20 साल में बनाया गया है, और यह काम आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो ईरान की है, उसने किया है। और आईआरजीसी ने सिर्फ बंकर ही नहीं बनाए, बल्कि पहाड़ के अंदर पूरी मिसाइल फैक्ट्री भी उसने खड़ी कर दी है, और उसमें खुद की रेलवे भी है। ईरान और इजराइल ने 1 मार्च को, 6 मार्च को और 17 मार्च को, और एक रोज पहले भी यज़्द के इमाम हुसैन कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया। अब आपके सामने जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं, उनमें दिख रहा होगा कि एंट्री गेट टूटे हुए हैं। ये हमले के बाद के हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट खराब हैं, और ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह दिख रहा है। कि इन हमलों से वो जो अंदर मिसाइल सिटी है, उस पर असर नहीं पड़ता। असली सिस्टम जो अंदर है, वो अब भी सुरक्षित है। 20 मार्च को यहीं से एक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च, जो उड़ान के शुरुआती स्टेज में फेल हो गई और यह शहर के कोहिस्तान पार्क के पास गिर गई। मिसाइल फेल हुई, लेकिन उसका लॉन्च होना ही इस बात का सबूत है कि अंदर का सिस्टम अब भी काम कर रहा है। ये ईरान की तैयारी है लंबी। और इस सिस्टम की खास बात है कि हर एग्जिट एक अलग लॉन्च पॉइंट है। एक गेट टूटे तो रेल दूसरे गेट तक रास्ता बदल देती। टूटे गेट को अंदर से मिट्टी और कंक्रीट के जरिए फिर से बनाया जा सकता है। इस तरह का बंदोबस्त भी ईरान ने किया है। अब सोचिए कि उसको अंदाजा था, अंदेशा था बहुत पहले से, और ये लड़ाई तब से चल रही है। एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान का लगभग
60% लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है, इज़राइल की माने तो, और लगभग 50% अब भी बचा हुआ है। अमेरिका अपना अनुमान लगाता है ऐसा। मगर इससे बड़ी बात ये है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम जो है, जिसको GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर माना जाता है या कहा जाता है, वह भी सिर्फ 60 मीटर अगर कंक्रीट है तब, और 40 मीटर चट्टानों को तोड़ के घुस सकता है। जबकि यह पूरा का पूरा सिस्टम है सिटी 500 मीटर की गहराई में बनाई गई, और भी ग्रेनाइट के नीचे। मतलब इन तरह के बमों से नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि लगातार हमलों के बावजूद मिसाइल हमले ईरान की तरफ से जारी हैं। हर मिसाइल पहाड़ के अंदर तैयार होती है, रेल से बाहर आती है, लॉन्च होती है, और सिस्टम फिर से छिप जाता है। अब आप तलाशते रहिए, ढूंढते रहिए कि ईरान के कितने हिस्सों में, किन किन शहरों के नीचे इस तरह का बंदोबस्त है। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये ईरान का केशम द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती जैसे कि नमक गुफाओं और हर्रा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता था। और आप देख रहे हैं कि हॉर्मुज के पास है, ये लंबा सा इलाका है। केशव लंबे समय से ओपन एयर जियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पर जाना जाता रहा है, माना जाता रहा है। अलबत्ता यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भी है, जियो पार्क के तौर पर। अब जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ नीचे बड़ी गहराई में चूना पत्थर और नमक की पहाड़ियों में काट कर नीचे टनल का नेटवर्क ईरान ने तैयार किया है। यहाँ एंटी शिप क्रूज मिसाइलें उसने तैनात कर रखी हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइलें भी जो उससे कहीं दूरी तक मार करने वाली हैं, उनकी भी तैनाती है। अब आप यह मानिए कि जिस हॉर्मुज पर ईरान ने पूरा नियंत्रण बना के रखा हुआ है, तस्वीर आपके सामने है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसने केशम को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के तौर पर तब्दील कर दिया। क्योंकि यह भी बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर, यानी कि दिल्ली का जो पूरा इलाका है उसके बराबर का, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का यह प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब ऐसे में ईरान से निपटना अमेरिका और इज़राइल के लिए कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। जो रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं कि केशवम द्वीप पर अब ईरान का न डूबने वाला युद्धपोत है, जिसे तबाह करना नामुमकिन है। सैकड़ों फीट नीचे सुरंगें हैं, और उनके ऊपर बड़े बम का भी असर नहीं हो सकता है। तो यह पूरा का पूरा द्वीप जो है, एक जहाज है ईरान का। गाज़ा में हमास की सुरंगों को वो आज तक इज़राइल ने साफ नहीं किया। 7 अक्टूबर 2023 का हमला है हमास का इज़राइल के ऊपर। उसके बाद इज़राइल लगातार हमला करता रहा है। 42 किलोमीटर की पट्टी है, 8-9 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, उसके नीचे की सुरंगों को साफ नहीं कर सका। और ईरान कितना बड़ा है, आप समझिए। हॉर्मुज में सिर्फ यही तैयारी नहीं है, बल्कि अमेरिका को पानी पिलाने के लिए ईरान ने वहाँ और भी बंदोबस्त किए हैं। आपके सामने जो तस्वीर है, ये गदीर सीरीज़ की छोटी पनडुब्बियाँ हैं ईरान की। इनका साइज़ आप यह मानिए कि जो आम तौर पे सबमरीन होती हैं, उनका 1/10 है, और वज़न 120 टन, लंबाई लगभग 29 मीटर, 95 फीट के आसपास। ये पनडुब्बियाँ पानी के भीतर काफ़ी हद तक नज़र नहीं आती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। इनका छोटा आकार उथले समंदर में 30 मीटर, जो कि गहराई है हॉर्मुज़ की, उसमें अपना काम करने के लिए सहूलियत देती हैं, वो जो उथलापन है। और अब सुनिए, ये जो छोटी पनडुब्बियाँ हैं, ये टॉर्पीडो दागने में भी माहिर होती हैं। टॉर्पीडो आप जानते हैं कि सिगार के आकार का एक विस्फोटक होता है, जो पानी के नीचे चलता है और दुश्मन की युद्धपोतों, पनडुब्बियों को जा करके हिट करता है, नष्ट कर देता है। और एक और मज़ेदार या महत्वपूर्ण बात ये कि ईरान की ये छोटी गदीर सीरीज़ की पनडुब्बियाँ समंदर में जाल जो बमों का होता है, उसको बिछाने में माहिर होती हैं। और ईरान की तरफ से छोटे-छोटे टॉर्पीडो बोट्स भी हैं, जो तेज़ी से चलते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। और ईरान के पास ऐसी बहुत सारी बोट्स हैं, जो पहले तेज़ी से ऊपर आईं, आने के बाद वो फिर पानी के अंदर जाकर छिपती हैं, और फिर सीधा जाकर के वो वार करती हैं। अगर साधारण भाषा में आप समझें तो
ईरान बड़े-बड़े युद्धपोतों से नहीं लड़ता है, जैसा अमेरिका, ब्रिटेन लेकर के आए हुए हैं, बल्कि छोटे और तेज़ हमला करने वाली छोटी-छोटी नावें और बाकी उसके जो बंदोबस्त हैं, वो सारे हैं, जो अचानक हमला करके दुश्मन को मौका नहीं देते हैं पलटवार करने का। ईरान का जो जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, वह है पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले दुनिया भर के इंटरनेट केबल्स, और यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान ने उनको तबाह कर दिया जैसे धमकी वो दे रहा है, तो फिर दुनिया में एक अलग तरह का कोहराम मचेगा। नुकसान का अंदाजा तो हम आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर में क्या-क्या होता है, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन एक छोटा अनुमान आपको देता हूँ। हर बैंक ट्रांज़ैक्शन, हर क्रिप्टो ट्रेड, हर ईमेल, हर क्लाउड सर्वर, ये सब समंदर के नीचे बिछी हुई जो फाइबर केबल्स हैं, उनके ज़रिए चलती हैं। यानी कि सैटेलाइट से नहीं, बल्कि केबल से चलता है इंटरनेट, और ये केबल समंदर में लगभग 200 फीट की गहराई पर पड़ी होती हैं, बिना किसी सुरक्षा के। ईरान ने इन्हें काटने की धमकी दी है। ऐसे में क्या हो सकता है, यह भी समझिए। पर्शियन गल्फ, यानी कि हॉर्मुज के रास्ते जो केबल जा रहा है, अगर काटा तो कतर 99%, कुवैत 95%, बहरीन 95%, यूएई 90%, सऊदी अरब 85%, ओमान 80% और भारत 90% जो इंटरनेट के जरिए ट्रेड कम्युनिकेशन करता है, वो ठप हो जाएगा। यूरोप, एशिया के बीच 30% दुनिया का डेटा इसी रास्ते से गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि एक जगह पूरा सिस्टम टिका हुआ है। ऐसे में सिर्फ एक केबल कट गई, तो क्या होगा, यही मैं आपको अंदाजा दे रहा था। यूरोप, एशिया के बीच बैंकिंग रुक जाएगी, क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, एडब्ल्यूएस, एज़ोर या गूगल जैसे क्लाउड सर्विस धीमे हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। लंदन, मुंबई, सिंगापुर, इनके सारे स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, और रोज के लगभग 10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा। 2008 में एक केबल खराब हुई थी। तब मिस्र, भारत और पूरे गल्फ में इंटरनेट क्षमता 70%, 70% गिर गई थी। कई दिनों के लिए ऐसा हुआ। अब बात एक केबल की नहीं है। ईरान की धमकी है कि पूरे पर्शियन गल्फ से केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है। सबसे डरावनी बात क्या है इसमें? कोई पक्का बैकअप नहीं है। सैटेलाइट सिर्फ 1% ट्रैफिक संभाल सकते हैं। यानी कि असली इंटरनेट तो केबल पर ही टिका है। अगर केबल्स कटती हैं, तो उसे ठीक करने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसी मरम्मत करने वाले जहाज भी सिर्फ लगभग 60 के आसपास हैं। तो कितना नुकसान दुनिया को होगा, दुनिया कितना ठहरेगी, इसका अंदाजा आप लगाइए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ईरान जैसा देश, जिसको ये लग रहा था कि हमको एक बड़ा युद्ध कभी ना कभी लड़ना पड़ेगा, वो इजराइल अमेरिका ही दुश्मन हमारे होंगे, और उसके लिए उसने आज तैयारी नहीं की, बहुत लंबे समय से। तो उसके अंडरग्राउंड 500 मीटर नीचे की मिसाइल सिटीज, हॉर्मुज के पास एक बड़े द्वीप को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के तौर पर तैयार करना, उस पूरे पर्शियन गल्फ में छोटी-छोटी पनडुब्बियों को और टॉर्पीडो नावों को तैयार करना, उन केबल्स के ऊपर नज़र रखना जो दुनिया के लिए सांस की तरह हैं, इंटरनेट केबल्स, और उन सबको एक साथ रोकने की अपनी ताकत को मजबूत करना, ईरान ने इसी पर काम किया। और अब जब जंग में आ गया है और उसने अपने सारे पत्ते धीरे-धीरे खोलने शुरू किए हैं, तब अमेरिका को लग रहा है, इज़राइल को लग रहा है कि यह तो लेने के देने पड़ गए, जो बात मैंने पहले आपसे कही। और ईरान सिर्फ एक जंगी देश का नाम नहीं है। ईरान दुनिया के कई देशों के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए, जिसकी एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक सबक भी है कि हमको अपनी तैयारी उस समय के लिए नहीं करनी है जब जंग हो जाए, बल्कि 10 एक साल पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए, जैसे 2 ढाई दशक पहले से ईरान करता रहा है। और आज ईरान दुनिया के सामने एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरा है, तमाम तरह की लीडरशिप खत्म हो जाने के बाद।
एयरफोर्स, नेवी और बहुत सारे जो उसके नेटवर्क्स हैं, उनके तबाह हो जाने के बावजूद उसने साँस उखाड़ रखी है अमेरिका की, इज़राइल की, सिर्फ़ यही कारण है कि बहुत लंबे समय से उसने तैयारी कर रखी है और वो तैयारी दुनिया को अब नज़र आ रही है। इसलिए हिंदुस्तान को भी कभी भी इस तरह के हालात में आना पड़ सकता है और आ जाए तो हिंदुस्तान तो बहुत ताकतवर देश है, बहुत मज़बूत है। डिफेंस, स्पेस, साइंस टेक्नोलॉजी इसमें हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। एटॉमिक साइंस ऐसे में अगर हमारी तैयारी कई दशकों की रहती है, तो दुनिया एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ, बात बराबर की हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ईरान जो है, हमारे लिए सिर्फ़ एक जंगी देश नहीं है, हमारे लिए एक सबक भी है। वहाँ से हिंदुस्तान को एक मैसेज भी मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई बात ऐसी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उसे दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।